हाँ भाई, तो कहाँ पहुंचे बेटा कल? क्या होता है वो? अब तो क्या होता है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन? फिर उससे क्या होता है? फिर उससे क्या होता है? अरे एक फैक्टर फिक्स है, तो बड़ा एक फैक्टर फिक्स है, एक को इंक्रीज करते जाओगे तो प्रोडक्शन एक लेवल तक ही तो इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज भी होगा डिक्रीज। हमने खरीदी एक बस, क्या खरीदी बेटा? एक जो चलेगी जयपुर से दिल्ली, और हमने रखे ड्राइवर। ड्राइवर कितने? बस कितनी है? 10 जयपुर में बैठे, 10 दिल्ली में। तो पहले ड्राइवर ने बस स्टार्ट की, सीधा काले गया। दूसरा यहां पे रेडी बैठा था, काली आया। तीसरा रेडी बैठा था, काले गया। फिर नहीं पहुंचेगी गाड़ी, टायर फट जाएंगे गाड़ी के, क्योंकि ड्राइवर चेंज हो रहे हैं लेकिन बस एक ही है भाई। तो अगर एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल को बढ़ाओगे तो एक टाइम तक तो बढ़ेगा, उसके बाद मशीन अपना हाथ जोड़ देगी, भैया मेरे बस की बात नहीं है। सो एक डाउट यहाँ पर है, डिमांड और प्राइस फंक्शन में प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है? सर प्राइस और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। सौम्या डिमांड सप्लाई इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वो प्राइस को डिसाइड करते हैं, बट लॉ ऑफ डिमांड में आप प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे शो कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस जो है बेटा वो डिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट है, और डिमांड जो है बेटा वो डिपेंडेंट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस। सो आप प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे शो कर रहे हैं, तो प्राइस इंडिपेंडेंट है, डिमांड डिपेंडेंट। सौम्या ठीक है बेटे, चलो बहुत बढ़िया। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी और एक डायग्राम, जो आज हम बनाएंगे। लेकिन टेबल से पहले हमें 3 कॉन्सेप्ट के रिलेशन को समझना है बेटा, और वो 3 कॉन्सेप्ट में से पहला है टोटल प्रोडक्शन। पहला क्या है बेटा? दूसरा, तीसरा। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पता नहीं कौन सा प्रदेश, टोटल प्रदेश। अरे वो टीबी होता है, टीपी नहीं होता। तो यहां अब यहां पर एमपी के 2 फॉर्मूले बताए थे बेटा मैंने आपको, याद है कि यूटिलिटी टीपीएन माइनस टीपी, और दूसरा फॉर्मूला चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एपी का फॉर्मूला है बेटा यहां पर, और टीपी का फॉर्मूला है बेटा यहां पर। अरे अगर एपी का फॉर्मूला टीपी अपॉन क्यू है तो टीपी का फॉर्मूला क्या होगा? और टीपी का एक और फॉर्मूला भी है सिग्मा। तो एमपी को ऐड करते जाओ और क्या बनाते जाओ, बना लोगे क्या? तो नोट करो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पे फटाफट। तो नोट किया सबने? कर लीजिए फटाफट।
चले भाई, नहीं कर लो, नोट कर लो। संगी साथियों का भी ध्यान रखो, संगी साथी भी तो हैं। तीन केस है बेटा, और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते जाता है बेटा 100%। फर्स्ट में एमपी दिया हुआ है, टीपी एपी मिसिंग है। सेकंड में टीपी दिया हुआ है, एमपी एपी मिसिंग है। थर्ड में एपी दिया हुआ है, टीपी एमपी फाइंड करना है। तो ये तीनों सिखा रहा हूं मैं आपको। अगर क्वेश्चन में एमपी दिया हुआ हो तो बेटा आप सिंपली टीपी निकाल सकते हैं सिग्मा एमपी से। सो 10 + 8 + 6 4 and 2, ठीक है बेटा। और एपी निकालने का फॉर्मूला TP/Q। सो 10/1, 18/2, 24/3, 28/4, 30/5। क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, एमपी एंड कंफ्यूजन। श्योर? यहां पर टीपी दिया हुआ है, एमपी का फॉर्मूला होता है चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू। सो यहां पे चेंज कितना है बेटा, और यहां चेंज कितना है, सो 2/1। क्या चेंज है यहां पे, यहां चेंज 4/1। क्या चेंज है यहां पे, यहां पर 6/1। क्या चेंज है यहां पर, यहां पर कितना चेंज है, और यहां पर। क्लियर? और एपी का फॉर्मूला TP/Q। सो 2/1, 6/2, 4, 5, 6। बना लोगे बेटा? थर्ड में क्या दिया हुआ है, तो टीपी का फॉर्मूला हो गया यहां पर AP × Q। AP इंटू, सो 10 × 1, 9 × 2, 10। अब एमपी तो निकाल लोगे, चेंज इन TP/Q चेंज इन Q। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सॉल्व हो जाएगा क्या? तीनों में से आपको कोई भी एक चीज दी होगी और बाकी दो फाइंड करनी होगी। कर लोगे? तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। बेटा एक ही बना लो बस, काम हो जाएगा। वैसे जरूरत नहीं बेटा इसकी। खत्म हो गए।
फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गुड। बाकी लोग भी कर ले बेटे। गुड, सही किया। गुड। तो अनुष्का आपका आंसर सही है बेटा। देखिए सामने, पहले आपको टीपी कंप्लीट कर लेना है बेटा। सबसे आसान तरीका ये बेटा, 100 और एमपी दिया हुआ है नेक्स्ट पे, तो 100 प्लस 80, क्योंकि सिग्मा एमपी होता है बेटा, तो 100 पे 80 किया तो 180 हो गया। और अब की बार एपी दिया हुआ है, तो एपी इंटू क्यू, ये हो गया आपका 240। अब टीपी आ गया है तो एमपी एपी निकालना कौन सी बड़ी बात है। एमपी का फॉर्मूला चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू, एंड चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू। यहां पे डिफरेंस 60 का और यहां पे 1 है, 60 अपॉन 1 इक्वल्स टू 60। एपी के लिए डायरेक्ट टीपी अपॉन क्यू, 100 अपॉन 1 एंड 180 अपॉन 2। प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी? तो अब बनाने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा क्या? जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सॉल्व हो जाएगा क्या? पक्का? कई बार 3-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये, या 3 चीजें फाइंड करवा लेता है, 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है ये। तो प्री पकड़ के नंबर है, चाहिए क्या? तो याद रखना बेटा। अब हम बनाने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की टेबल। कितने लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर? लगभग सभी लोग। एग्जाम में क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा बीकॉम में। एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वहां पर ये पूरी टेबल आपको बनानी पड़ेगी और साथ में डायग्राम भी। जबकि बीकॉम में क्वेश्चन वैसा आएगा जैसा मैंने अभी सॉल्व कराया आपको, वहां पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। लेकिन अगर पूरी टेबल खुद को बनानी है तो कैसे बनाओगे एग्जाम में? तो इसका एक बेसिक रूल याद कर लो बेटा, क्योंकि बेसिक रूल याद किया ना तो तकलीफ नहीं आएगी। और वो बेसिक रूल है बेटा ये, कि जो एमपी है ना, एमपी वो हमेशा डिक्रीजिंग होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए बेटा? फिर एक पॉइंट पे 0 और उसके बाद क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। पहले तो क्या हो बेटा, फिर 0,
और फिर बस इतनी सी बात। अगर इतनी सी बात याद रख पाए तो एग्जाम में टेबल बन जाएगी बेटा। क्योंकि सबसे पहले आप क्या बनाओगे, आप एमपी। तो एमपी पहले क्या होनी चाहिए बेटा, पहले इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज, उसके बाद क्या होनी चाहिए, उसके बाद जीरो, जीरो इसके बाद, जीरो के बाद तो पहले क्या होनी चाहिए, फिर फिर डेटा आपकी मर्जी है वो ले लो बेटा। लेकिन रूल ये रहेगा कि पहले क्या होनी चाहिए, इंक्रीज देन डिक्रीज देन जीरो एंड देन नेगेटिव। हो जाएगा क्या? अब एमपी आ चुका है, टीपीए पे निकाल सकते हो, कर दो कंप्लीट, शुरू हो जाओ फटाफट। कंप्लीट करनी बेटा टेबल। बेटा रूल ये है कि इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज जीरो नेगेटिव, किसी भी रेट से इंक्रीज डिक्रीज करो, किसी भी रेट से इंक्रीज करो डिक्रीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। आ सकता है। तो एग्जाम में मेरे हिसाब से आराम से बना लेंगे टेबल आप लोग, अगर पूरी खुद बनानी पड़ी तो भी कॉम में बना लोगे क्या? बस रूल याद रखना बेटा। रूल क्या है, एमपी पहले क्या होना चाहिए, इंक्रीज देन डिक्रीज देन जीरो देन नेगेटिव। तरुण बेटा एपी निकालने के लिए टीपी अपॉन क्यू। तरुण एक बात याद रखना, किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, टोटल अपॉन क्वांटिटी। जब भी आप टोटल क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो एपी आएगा बेटा, यानी एवरेज आएगा बेटा। तो यहाँ पे 2/1 इक्वल्स टू 2, 6/2 3 एंड 12/3 इक्वल्स टू 4। सो तरुण क्या प्रॉब्लम आई बेटा, आप पूछ सकते हैं अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो। चलिए बनाया बेटा सबने, तो आप बनाने जा रहे हैं डायग्राम, और जो डायग्राम आप बनाने जा रहे हैं उससे आप करीबन इस चैप्टर के 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।
अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो टी एंड सी अप्लाई। क्या हो गया बेटा, हमारी नौकरी खा जाओगे आप बता दोगे हमारा क्या होगा बेटा? तो ये तो फिर भागेश्वर से सीखो बेटा। बेटा ये कैलकुलेटर इसमें ऐसे दबा, फिर वो बटन होता है बेटा उसमें। बेटा एग्जाम में एलसी क्यों हमने अलाउ किया बेटा? ताकि आपका टाइम बचे बेटा। हाँ, ऑल पेपर्स आप लॉ के पेपर ले जाना, मना नहीं करेंगे। नंबर गिनने में काम आएंगे, कितने नंबर आ रहे हैं? इसमें 3, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 2, हाँ आ गए 80 नंबर, बहुत हो गया। अरे लॉ प्लस रिपोर्टिंग मिला के बोल रहा हूं। नहीं तो 90 लो, क्या को टेंशन ले रहे बेटा? सफाई के नंबर खाली छोटी क्लास में मिलते हैं बेटा। आप जिस एग्जाम को दे जा रहे हैं वहां पे सफाई के कोई नंबर नहीं होते, ना राइटिंग के और ना ही सफाई के। उनको सिर्फ मैटर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन आया कि महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में बताओ, बच्चे ने फ्रंट पेज पे लिखा कि महाराणा प्रताप घोड़े पे चढ़ते हैं, और लास्ट पेज पे लिखा महाराणा प्रताप घोड़े से उतरते हैं। टीचर को लगा इससे जरूर कोई किसी युद्ध की कहानी वानी लिखी है भाई इसने, बच्चे ने बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन कहानी कुछ और ही थी बेटा। हाँ, उससे फर्स्ट पेज पे लिखा था महाराणा प्रताप घोड़े पे चढ़ते हैं, लास्ट में उतरते हैं, और बीच में घोड़ा चलता है, टक 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 टक। तो हिस्ट्री में नंबर मिल सकते हैं बेटा इसके, लेकिन इको और लॉ में नहीं बेटा। हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम होते हैं बेटा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है। अगर सब्जेक्टिव होता ना तो सारे डायग्राम बनाने पड़ते हैं एग्जाम में। अभी सिर्फ समझ रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो 80% क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस चैप्टर के, अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो मैं चाहूंगा ये डायग्राम आपने साथ साथ बनाए बेटा। बेटा छोटी बड़ी की जगह बेटा, इतना पेज बचा के क्या करोगे? आपके गांधी जी के भक्त हो गया, उन्होंने कहा था कि पेज का आखिरी कोना भी इस्तेमाल करना चाहिए बेटा। जैसे ये ऊपर है, नीचे है, कोई भी खाली छोड़ना चाहिए बेटा। तो इस डायग्राम में सबसे पहले बनाएंगे आप टीपी। क्या बनाएंगे बेटा? और टीपी कैसे बनाओगे? पहले इंक्रीज, देन कांस्टेंट, देन डिक्रीज। बनाइए बेटा। चाहो तो कर दो, चाहो तो ना करो, मर्जी की बात है बेटा। इमेजिनरी डायग्राम में कौन सा रियल है बेटा? सिर्फ जो रूल्स है बेटा वो फॉलो होने चाहिए सारे बेटा। स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ये कर्व है बेटा। ये कांस्टेंट नहीं हुआ बेटा, वो कांस्टेंट कांस्टेंट। देख के भी गलत बना रहे हो, बताओ यार कैसे बार पड़ेगी? बनाएगा बेटा सबने? अब एक काम कीजिए, जहां से टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, यानी ये पॉइंट, यहां से एक लाइन ले जाइए नीचे। लेके बेटा, अब 2 मिनट रुक जाइए बेटा और समझिए। अब आपको एमपी बनाना है। एमपी ऐसे बनाना है जो थोड़ा सा इंक्रीज हो, उसके बाद डिक्रीज हो,
पर्टिकुलर इस पॉइंट पे वो 0 होना चाहिए और उसके बाद नेगेटिव, इस पॉइंट पर 0 होना चाहिए, इसके बाद नेगेटिव। ठीक है बेटा, खुश, हैप्पी, गुड। आप खुश होने चाहिए, हमारा क्या बेटा। चल बेटा आगे। अब आपको एपी बनाना है। क्या बनाना है बेटा? एपी जो है ना बेटा वो इंक्रीज होना चाहिए। रुक जाइए, समझ लेना पहले फिर बनाना बेटा। याद रखना, एपी तब तक इंक्रीज होगा जब तक वो एमपी को कट नहीं करेगा। मुद्दे की बात यह है कि जहां पे एमपी एपी कट करेंगे वहां पे एमपी डिक्रीजिंग होना चाहिए, इसके इंक्रीजिंग पार्ट पे कट मत करना। एमपी क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग। और जिस पॉइंट पे एमपी एपी कट करेंगे वहां पे एपी होगा मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद एपी सिर्फ डिक्रीज होगा बेटा। लेकिन एपी कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता। बनाइए बेटा। बनाया बेटा। अब जिस पॉइंट पर एमपी और एपी कट कर रहे हैं, वहां से एक लाइन मिलाइए। मिलाया बेटा। तो बेसिकली इस लाइन तक चल रही है हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यहां से लेके और यहां तक। इन दोनों लाइन्स के मिड में है सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और इसके बाद है थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बनाया। अब आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा जहां पे एमपी मैक्सिमम था, दिख रहा है क्या बेटा? इसको लिखो एफ पॉइंट, जहां पे एमपी मैक्सिमम था, डॉट 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 और एक एफ पॉइंट जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी इसको हम अंडरलाइन करवाएंगे बुक में। नहीं लाया तो सामने तो है ना मॉड्यूल में। अगर इतना बना चुके हैं तो अब लिखना बंद कर दो बेटा और समझना शुरू कर दो बेटा। तीनों स्टेजेस को समझिए। फर्स्ट स्टेज में टीपी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्या? एमपी इंक्रीज होके डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है, एपी मैक्सिमम है। लेकिन टेबल आपके सामने है। टीपी कैसे बनाया था बेटा आपने? टीपी कैसे बनाया था? टीपी बनाया था आपने एमपी को ऐड करके। टीपी कैसे बनाया था आपने? और एमपी पहले क्या होती है? इंक्रीज, और बाद में क्या होती है? तो जब तक एमपी इंक्रीज होती है तब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है बेटा। चेक कर लो टेबल में। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ये देखो इधर, जब तक एमपी इंक्रीज हो रही थी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था। पहले डिफरेंस आया 4 देन 6 देन 8 देन 10, बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। और जब एमपी डिक्रीज हो रहा है तब भी ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब डिक्रीजिंग रेट से। कौन सी रेट से बेटा? तो एफ पॉइंट तक तो ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है और एफ पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग रेट से।
अब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज में टीपी कौन सी रेट से इंक्रीज होता है भाई? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, बी डिक्रीजिंग, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। अरे भैया एफ पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट से और इसके बाद डिक्रीजिंग रेट से है तो पूरी फर्स्ट स्टेज ना। तो फर्स्ट स्टेज में एफ पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, एफ के बाद तो फर्स्ट स्टेज में दोनों रेट से तो इंक्रीज हो रहा है एफ पॉइंट तक। अरे फर्स्ट स्टेज थोड़ा खत्म हो गई, फर्स्ट स्टेज कहां पे खत्म हो रही है? यहां पर। तो पहले कौन सी रेट से इंक्रीज हुआ वो, और उसके बाद क्योंकि फर्स्ट स्टेज में एमपी इंक्रीज भी हो रहा है और तो बेटा फर्स्ट स्टेज में डीपी कौन सी रेट से इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बोथ। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। इस स्टेज में एमपी इंक्रीज होकर डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है और एपी क्या हो चुकी है? मैक्सिमम। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये स्टेज कहां पे ओवर होती है? तो ये स्टेज वहां पर ओवर होती है व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, जहां पे एमपी क्या होता है बेटा? इक्वल। एमपी और एपी क्या होते हैं? या फिर आप कह सकते हैं जहां पे एपी क्या होता है? मैक्सिमम। एपी क्या होता है? वहां पे आपकी फर्स्ट स्टेज खत्म। तो कहां खत्म होती है आपकी फर्स्ट स्टेज? एमपी इक्वल टू या फिर एपी। क्लियर है बेटा? सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में थ्रू आउट एमपी डिक्रीजिंग है शुरू से लेकर एंड तक। तो इसमें टीपी जितना भी इंक्रीज हुआ है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ है बेटा। यहां पे इंक्रीजिंग का कोई चांस नहीं था क्योंकि एमपी पूरे केस में क्या हो रही है? डिक्रीज। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड स्टेज में टीपी कौन सी रेट से इंक्रीज होता है? कौन सी रेट से? तो इस पूरी स्टेज में एमपी भी डिक्रीजिंग और एपी भी क्या है बेटा? इसलिए इस स्टेज का नाम ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है बेटा, क्योंकि एमपी और एपी दोनों ही क्या होते हैं? डिक्रीज, और टीपी डिक्रीजिंग रेट से होता है इंक्रीज। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सेकंड स्टेज कहां पे ओवर होती है? व्हेन एमपी इज इक्वल टू या फिर जहां पे टीपी क्या होता है? मैक्सिमम। तो जहां पे टीपी मैक्सिमम हो गया एमपी क्या होगी बेटा? वहीं पर आपकी सेकंड स्टेज खत्म। थर्ड स्टेज, थर्ड में जो खास या स्पेशल चीज हो रही है वो क्या हो रही है बेटा? एमपी का नेगेटिव होना, क्योंकि पूरे डायग्राम में एमपी पहली बार क्या हुआ है? नेगेटिव। और पहली बार जो टीपी है वो क्या है बेटा? डिक्रीजिंग। तो खास तो यही है बेटा, थर्ड स्टेज में खास क्या है बेटा? टीपी का क्या होना? डिक्रीज, और एमपी का क्या होना? बाकी एपी तो बेटा कल भी गिरा हुआ था और आज भी कितना गिरा हुआ है बताओ? गिरता जा रहा है बेटा। इतना गिरा हुआ भी नहीं है कि नेगेटिव हो जाए ना। तो गुड। थर्ड स्टेज में क्या खासियत है बेटा? एमपी क्या है बेटा? और टीपी क्या है बेटा? एमपी नेगेटिव, टीपी डिमिनिशिंग। एपी बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। डायग्राम में भी एपी पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है बेटा। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? और ये कौन है? तो यहां पर ये ज्यादा और ये कम है, यहां पर ये कम है और ये ज्यादा है। आप देखते हैं कि दो लोग रेस कर रहे हैं, एक पहले आगे था और एक आगे था, एक पीछे था। बाद में जो पीछे वाला था वो आगे हो गया, जो आगे वाला था पीछे, तो कहीं ना कहीं क्रॉस तो किया ही होगा ना। बिना क्रॉस किए चल देंगे बेटा? तो इन दोनों पॉइंट्स के मिड में क्रॉस करेंगे बेटा। और इसके बाद देख लो आप, इसके बाद एपी डिक्रीज ही हो रहा है बेटा। यहां तक इंक्रीज होता है, इसके बाद क्या हो रहा है बेटा? वो डिक्रीज। बनाया भैया? सस्ता सुंदर टिकाऊ समझ में आया? अब आपको मैं बुक में से कुछ लाइंस अंडरलाइन करवा रहा हूं, और आप सबके पास घर पे तो आईसीआई मॉड्यूल होगा ही। तो ये कुछ होमवर्क है जो आपको दिया जा रहा है आज।
और वो होमवर्क आपको कॉपी करके लाना है। ले आओगे क्या? देखते हैं। सबको करना है भैया, तो एग्जाम टाइम में ढूंढते रह जाओगे क्या डायग्राम और क्या एक्सप्लेनेशन। जो डायग्राम आपको बनाया था उसको सामने रखिएगा और एक एक लाइन जो आपने यहां पर अंडरलाइन की है उसको अपने डायग्राम से मैच करते जाना। तो फर्स्ट स्टेज को नाम दिया है हमने स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज ऑफ, इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट अप टू ए पॉइंट एफ। देखो क्या एफ पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है क्या? वो एमपी ऑल्सो राइजेस एंड इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी मैक्सिमम है क्या भैया? सही कह रहे हैं? एंड एपी गोज ऑन राइजिंग, यहां तक एपी भी इंक्रीज हो रहा है। एपी क्या हो रहा है बेटा? फ्रॉम पॉइंट एफ ऑनवर्ड ड्यूरिंग द स्टेज वन, यानी एफ पॉइंट के बाद भी हम स्टेज वन में ही हैं। और अब टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है क्या भाई? एमपी डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव नहीं हुआ है, जीरो नहीं हुआ है, पॉजिटिव है। डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? द स्टेज वन एंड्स वेयर एपी कर्व रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट और व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी। क्या एक एक लाइन मैच कर रही है क्या बेटा? पक्का? तो ये आपको कॉपी में नोट करना है एज इट इज। ये आपका आज का होमवर्क। लेकिन अभी तो फर्स्ट है भाई, सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड बाकी है बेटा। इसके बाद चेक करो सेकंड स्टेज में। स्टेज टू को हमने नाम दिया है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस स्टेज में टीपी कंटिन्यूस टू इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट until it reaches its maximum point where the second stage ends। चेक कर लो, इस पूरी स्टेज में टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ है और उसके बाद क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम। जहां पे सेकंड स्टेज क्या हो गई? खत्म। इन दिस स्टेज बोथ एमपी एंड एपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर डिमिनिशिंग बट आर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है बेटा। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज द एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज 0 and stage 2 is known as the stage of diminishing returns because both the AP and MP of the variable factor continuously fall during this stage। MP AP दोनों डिक्रीज होते हैं बेटा, इसलिए कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मैच कर रहा है क्या बेटा? एक ही लाइन मैच कर रही है। Stage of negative returns, in stage 3 TP declines। सही है क्या भैया? MP negative and AP diminishing। This stage is called the stage of negative returns since the MP of the variable factor is negative during this stage। तो डायग्राम भी आपने बनाया और उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है।
लेकिन क्या आपका डायग्राम ये एक एक लाइन मैच कर पा रहा है क्या बेटा? तो यहां पर खत्म होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन स्टार्ट करेंगे कल। मजे करो बेटा।